मैं जानता हूं कि आपको इंग्लिश लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को लेकर के डरे हुए हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा और इजी वे में मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। आपको ज़्यादा उसमें रटना भी नहीं है, एक दो पॉइंट या फिर दो तीन लाइन तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो इसी प्रकार से हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपका उठा करके, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या फिर एक्टिव पैसिव पूछा है, तो अब हर बार सेम तो रिपीट करेगा नहीं, तो उसका आपको तरीका मालूम होना चाहिए। या फिर आपका नोटिस हो गया, तो नोटिस तो लगभग वही आता है कि हाँ मीटिंग है या फिर ये है या फिर ब्लड डोनेशन है या फिर ये चीज़ है, इसके बारे में नोटिस लिखिए, पैराग्राफ लिखिए। तो वो सारी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर मैंने आपको हिंदी में भी लिख रखा है। हिंदी में चूंकि आपको मालूम है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है ये आपका पूरा इंग्लिश है, इंग्लिश में ही आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, सारी चीज़ें लिखनी होती है और बच्चों को थोड़ा सा रटना पड़ता है और रटने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी कुछ चीज़ें बता रखी है कि हिंदी में आप देख करके इसका डिफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने स्तर से देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल वे में आपके जिसमें इसमें जितने भी डिफिनेशन वगैरह है वो सिंपल वे में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान गए कि कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके बाद से आप उसका आंसर आसानी से तरीके से और आराम से दे सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें रटेंगे, किसी को मालूम नहीं है कि क्या आ जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें इस बार आने वाली है, ठीक है। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, यानी कि मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कम्युनिकेशन को परिभाषित, यानी कि संचार को परिभाषित कीजिए। सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन है। बाई चांस मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कितना आएगा, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और करने रहेंगे केवल तीन करने हैं 5 में, और 3 में जो एक एक क्वेश्चन रहेंगे वो 4-4 नंबर के रहेंगे। 12 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है, 12 में पक्का है कि आपको 9-10 तो मिल ही जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पहले पे नहीं पूछा, तो क्या पूछ सकता है, पहले पे ये नहीं पूछा तो कभी कभी होता है, पहले होता था कि सीक्वेंस अलग था कि पहले आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़ें होती हैं या फिर कहिए कि फ्रेमिंग वर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इधर पूछ देती थी, पहले पूछ देते थे, और ये सारी चीज़ें बाद में पूछी जाती थी। लेकिन अब 3-4 साल से होता है कि सबसे पहले जो पार्ट पूछा जाता है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही पूछा जाता है। कम्युनिकेशन का डिफिनेशन हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो पहला क्वेश्चन है इस पे डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा, तो क्या पूछा जा सकता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो भी नहीं पूछा जाता है तो जो दूसरा बी पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करके है, इसमें कुछ टाइप्स वगैरह दिए हैं, तो ये आपसे पहले पे ही पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर वो भी नहीं पूछा जाता है तो पूछ देगा आपसे पहले क्वेश्चन में कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका आपको याद रखना है कि 3 ही क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन वाली चीज है इसमें से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन हो गया, फिर इसका इंपॉर्टेंस हो गया कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा क्या नीड है या फिर के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के टाइप्स हो जाएंगे। अब भाई कम्युनिकेशन के टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या आपको पढ़ लेना है। डायरेक्टली भी दे सकता है आपसे कि हाँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने टाइप्स है उसको डिफाइन कीजिए, या फिर ऐसे नाम लेकर के दे सकता है। अब कौन कौन से देगा, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, वर्बल में आपके ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन को एक तरीके से स्पोकन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो हो गया आपका। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। गेस्चर कम्युनिकेशन, गेस्चर कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से, और इसका जो डिफिनेशन है बड़ा ही ईजी है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गेस्चर कम्युनिकेशन को बताइए, तो सिंपल वे में आप क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज या फिर फेस एक्सप्रेशन। कितना सिंपल सा डिफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज या फिर कहिए कि फेस एक्सप्रेशन। यानी कि गेस्चर मतलब होता है इशारे में बात करना, जैसे कि बॉडी मूवमेंट के द्वारा या फिर फेस एक्सप्रेशन या फिर आई मूवमेंट हो गया, इस तरीके से बात करते हैं ना, ये आपका कहिए कि गेस्चर कम्युनिकेशन होता है। या फिर आपसे पूछ दे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए। अब आप मान लीजिए कि आप पढ़े नहीं है, आपको याद नहीं है, तो सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को क्या लिखेंगे, दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड वर्ड्स। ये सिंपल लैंग्वेज दोनों का हो गया। गेस्चर कम्युनिकेशन पूछे तो अभी लिखिए आप दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड फेस एक्सप्रेशन। या फिर आप कहिए कि अगर आपसे पूछ दे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बताइए, कि मतलब कि आप आमने सामने रह के दो लोग बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से भी उस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह देकर कभी, या फिर वॉइस के तरीके से, वॉइस हो या फिर वर्ड्स के शब्दों में आप बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड वर्ड्स इज कॉल्ड
फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा डिफिनेशन है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ समवन एल्स, जब हम किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, संचार वगैरह करते हैं फेस टू फेस, मतलब कि जब फेस टू फेस बात करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ समवन एल्स फेस टू फेस, वी पास यानी कि हम गुजारते हैं, हम भेजते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, वी पास द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड वर्ड्स। क्या है डिफिनेशन इसका, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ समवन एल्स फेस टू फेस, वी पास द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज पहला हो गया, दूसरा हो गया वॉइस और तीसरा हो गया वर्ड्स। काफी आसान और काफी सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर ये भी आपको नहीं आ रहा है तो जो मैंने ऊपर बताया कि लिख दीजिए, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड वर्ड्स। ये आपका सिंपल हो गया। अब देखिए कभी कभी ये होता है, सपोज कीजिए कि आपसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ नहीं दिया है, या फिर देखिए इसमें क्या दिया है, केवल स्पोकन के बारे में दिया है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया। जैसे पिछली बार की बात करें, या फिर कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, उसमें दिया ही नहीं रहता है कि हाँ आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दीजिए, केवल कम्युनिकेशन कहेगा, बैरियर पूछ दिया आपसे, या फिर कहिए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ दिया, मेथड वगैरह पूछ दिया। तो अब इस केस में क्या करना है, जब आपसे पूछेगा कि डिफाइन कम्युनिकेशन, तो इसी में आपको सारी चीजें मेंशन कर देनी होती है, जो भी चीजें आपको याद होंगी। अब इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि आपको इंग्लिश रटना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपने रटा है कि हाँ डिफाइन कम्युनिकेशन का आपको डिफिनेशन मालूम है, अभी डिफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, डिफिनेशन मालूम है। अब उसमें आपको जाहिर सी बात है 1-2 लाइन में तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, तो अब उसके बाद से टाइप्स ऑफ डिफिनेशन अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसको वहां पे मेंशन कर दीजिए कि हाँ टाइप्स में वर्बल, नॉन वर्बल, जितने आपको नाम याद है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, गेस्चर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और जो आपको उसका डिफिनेशन याद हो, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, और जितने का डिफिनेशन आपको याद है वहां पे आप अंडरलाइन करके उसका डिफिनेशन लिख दीजिए। जैसे गेस्चर कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया कि इशारे के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय बॉडी लैंग्वेज या फिर बॉडी मूवमेंट या फिर फेस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड आपका गेस्चर कम्युनिकेशन। इस तरीके से सिंपल वे में आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके टाइप। अब मान लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन आपका तैयार हो गया, इसके टाइप्स तैयार हो गए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज आपको यहाँ और बता दूं कि ये जो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, इससे यही पूछेगा कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स हो गया, या फिर कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज, या फिर जो इसके टाइप्स हो गए। जैसे मान लीजिए हो गया आपका ऑरल कम्युनिकेशन। अब ऑरल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन में कहेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है दोनों में, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे बैरियर के बारे में निश्चित तौर पे पूछेगा कि बैरियर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि बैरियर भी बाई चांस नहीं पूछे तो आपसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछेगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सूचना है, यानी कि आपके पास मैसेज हो गया। अब इस मैसेज को आप क्या करेंगे, आप सेंडर है, एक मान लीजिए कि आप प्रेषक है, आप मतलब कि आपके पास एक जानकारी है और इस जानकारी को आपको किसी के पास भेजना है, तो आपके पास किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आपके पास मैसेज है, आप खुद हैं, आपके पास मैसेज है, उस मैसेज को आपको भेजना है तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। फिर आप मैसेज को भेजेंगे किस पर्सन के पास, उस पर्सन की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ के माध्यम से भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जब उस मैसेज को जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो प्राप्त कर लिया दूसरा, तो वो आपको फिर से फीडबैक देगा। तो इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका मैसेज हो जाएगा, ठीक है। और मैसेज के बाद से सबसे पहले तो आपका मैसेज हो जाएगा, फिर सेंडर हो जाएगा, सेंडर के बाद से आप भेजेंगे, अब भेज रहे हैं, इनकोडिंग हो जाएगा, आपका डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आपके क्या हो जाएगा, लास्ट में वो रिसीव करेगा और रिसीव के बाद से आपका फीडबैक देगा। ये सारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। बड़ा ही सिंपल होता है, बड़ा ही आसान होता है। इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें बस आप ये देख लीजिए कि अगर आपको केवल कम्युनिकेशन का डिफिनेशन याद है, अभी मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, फिर आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स जितने मैंने आपको बताया, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, गेस्चर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये आपके से पूछेगा। या फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछेगा, इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपसे पूछेगा। इसके अलावा ये सब नहीं पूछेगा। अगर मान लीजिए एक तो इसमें से पूछेगा, उसके बाद से आपसे बैरियर पूछ देगा और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ देगा। बस इतने में आपका काम तमाम, ये आपका खत्म हो गया एक तरीके से, जो चैप्टर हो गया यानी कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया, इतने में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि पूछेगा 5, आपको करना है केवल 3, तो 3 तो आपको जाहिर सी बात है कि याद होगा। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा सिंपल वे में डिफिनेशन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के टूल्स के बारे में, जो मॉडर्न टूल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे टूल्स के बारे में किसी न किसी स्तर से जरूर पूछ देगा, या फिर डायरेक्टली पूछ देगा आपसे कि ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। या फिर कह लीजिए कि आपका टेलीफोन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है। जो आपके मॉडर्न टूल्स है कम्युनिकेशन के, कौन कौन से टूल्स से आप कम्युनिकेशन वगैरह इनकी संचार करते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो ये आपका
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी वे में ये आपसे जरूर पूछता है, ठीक है। और ये है आपका व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर, यानी कि बैरियर को खत्म करने के लिए जो बाधा और रुकावट। अच्छा, बैरियर का मतलब क्या होता है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो उसमें जो बाधा आती है, रुकावट आती है। अब मान लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन करना है, अब मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको आती है हिंदी और उसको आती है मराठी। अब जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा, आपको आती है हिंदी, आप जो चीज़ बोलेंगे वो समझ नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो वो आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन में क्या हुई? बाधा या फिर रुकावट हो गई। इसके अलावा मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं सेल फोन से, अपने मोबाइल फोन से, तो हो सकता है कि उधर का स्पीकर खराब हो या फिर आपका स्पीकर खराब हो, उधर की आवाज़ आपके पास ना आ रही हो, आपकी आवाज़ चाहे उधर ना जा रही हो, तो ये भी क्या कर रहेगा? कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट कर रहा है। तो इसी को बैरियर कहते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि बैरियर क्या होता है और बैरियर को कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये भी पूछता है कभी कभी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैरियर को कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है, उसे कैसे दूर कर सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो अभी मैं एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं और एक्टिव पैसिव होते हैं, या फिर कहिए कि आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं या फिर नोटिस वगैरह पूछे जाते हैं। नोटिस का तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है, काफी सिंपल वे में, अगर आपने उसको देख लिया। इसके अलावा आपका पैराग्राफ भी पूछा जाता है, तो पैराग्राफ तो आपको लाइन से बस लिख देना होता है, नॉर्मल वे में लिख देना होता है, एक तरीके से एस्से टाइप से। लेकिन एस्से में होता है कि पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, फिर कहिए कि उसका मेन थीम होता है, किसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पैराग्राफ में आपको डायरेक्टली लिख देना होता है, जिसके बारे में पूछे, जैसे फ्रेंड के बारे में पूछे या फिर कुछ चीज के बारे में पूछे, तो उसको डायरेक्टली आपको नॉर्मल वे में एक पैराग्राफ लिख देना होता है। तो वो तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है ज्यादा, तो उसको तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन जो आपसे दिया रहेगा, उसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके कैसे लिखना होता है, तो इस नोटिस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, उसको आप जाकर के देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से, किस वे में लिखेंगे कि आपका नंबर आपको मिल जाए। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान डिफिनेशन कौन सा है? Communication is the process of sending or receiving messages, ideas, thoughts, feeling etc from one place to another place, ठीक है। संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश, विचार विमर्श, यहाँ पे विचार हो गया है, विचार विमर्श, भावनाएं आदि भेजने या प्राप्त करने की क्या है? प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी मेंशन करके लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग etc फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या फिर इन सारी चीज़ों की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? डेटा लिख सकते हैं या फिर डाटा लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल टाइप के डिफिनेशन भी हैं, कुछ मतलब कि बड़े बड़े डिफिनेशन है। अब चूंकि बड़े बड़े डिफिनेशन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप इसे रट नहीं पाएंगे, तो आप छोटे छोटे डिफिनेशन याद रखिए। ये हो गया, या फिर एक और आपका ये डिफिनेशन हो गया, काफी सिंपल और काफी आसान सा डिफिनेशन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा दी वर्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये जो डिफिनेशन है, तो ये है आपका, थोड़ा सा इसमें कुछ त्रुटि आ गई है कि दी वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहाँ से? आपका जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है सूचनाओं और फीलिंग और इमोशन को आदान प्रदान करना, यानी कि सूचनाओं को शेयर करना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दी वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन etc। यानी कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो डिराइव किया गया है, लिया गया है लैटिन शब्द यानी कि लैटिन भाषा कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है सूचनाओं, जानकारियों, फीलिंग्स आदि चीजों को आदान प्रदान करना या फिर शेयर करना। ये काफी सिंपल वे में डिफिनेशन है, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि आ गई है, इसको मैं सुधार करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। ये काफी सिंपल और काफी आसान सा डिफिनेशन है। इसके अलावा आपके पास कई सारे यहाँ पे डिफिनेशन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कहिए, या फिर कहिए कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कहिए कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डाटा है इसका मतलब हो जाएगा आपके इन्फॉर्मेशन हो गया। डाटा का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हो गया, फीलिंग्स हो गया, फिर ठीक है, आपके थॉट्स हो गए, आपके इमोशंस हो गए, वही सारी चीज़ें ना कि जो आपके मन में आ रही है कि हाँ मेरे पास ये सूचना है, मेरे पास जानकारी है, मेरे पास कोई थॉट्स है और इसको मैं किसी अन्य के पास भेजना चाहता हूँ, तो इसी का मतलब होता है ये डाटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसी का मतलब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि नीड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि व्हाई डज मैन नीड इट, यानी कि इसकी आवश्यकता मानव के लिए क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है, या फिर कहिए कि इसका एक तरीके से महत्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में संचार हमें रिश्ते बनाने में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि अगर संचार नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए कि कोई आप बिजनेस ही किए हैं या फिर
कहिए कि आप कॉलेज में पढ़ाते ही हैं, तो अगर आपके पास संचार का माध्यम ना हो कि कोई कार्य पड़ जाए कि आप बच्चों को वहाँ से लाने जाना है या फिर ये कार्य करना है, तो संचार का माध्यम आपके पास होना चाहिए। या फिर बच्चों को आप जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे बताएंगे, तो आपके पास संचार अगर होगा नहीं या फिर अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगा नहीं, तो आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इसी इन्हीं सारी चीज़ों में हर एक चीज़ में कहिए कि अगर डायरेक्टली आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, तो इन बिजनेस, ठीक है, इन कॉलेज स्कूल, या फिर कहिए कि इन आवर सोसाइटी डिपार्टमेंट, हर एक जगह पे संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार के बगैर कोई कार्य नहीं होने वाला है, जैसे कि आप, और संचार क्या करता है, रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे घर पे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी वगैरह या फिर जो भी होती होंगी, कभी आपके मामू के घर या फिर आप कहीं भी रिलेशन में फ़ोन लगा देती हैं, हमेशा खुद बात करती रहती है, मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं, थोड़ा सा लगाव बना रहता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि संचार के बिना, अभी फिलहाल में बात करें तो संचार के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अब पहले ऐसा होता था कि संचार ज़्यादा नहीं था, यानी कि कम्युनिकेशन जो मॉडर्न टूल्स वगैरह थे, फिलहाल में जो टूल्स वगैरह थे, पहले जो टूल्स वगैरह, अभी फिलहाल में जो टूल्स है वो पहले नहीं हुआ करते थे, संचार थोड़ा सा कम होता था। अभी फिलहाल की अपेक्षा में पहले की बात करें तो संचार तो पहले भी होता था, फेस टू फेस कहें या फिर कहिए कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करना कहें या फिर जा करके। अब चूंकि पहले ये सारे सिस्टम वगैरह नहीं थे, अब तो मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, आपके सेलफोन वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ईमेल वगैरह, सारी चीज़ें, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे पर्सन से, ठीक है। फिर इसमें दूसरा आप क्वेश्चन क्या पूछा था कि पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मैंने आपको कहा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा दूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले ही पार्ट में बी वाला पार्ट दिखे, ठीक है, कि पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्पोकन कम्युनिकेशन एक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन कहिए, और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लाभ होते हैं। तो इसका चलिए हम आंसर देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये सारी चीज़ इसलिए लिख दी गई हैं क्योंकि आपको हिंदी वहाँ पे कॉलेज एग्जाम में आपको मेंशन नहीं करना होता है, ठीक है, सभी बच्चों को मालूम है। आपको केवल जो भी चीज़ें लिखनी होती है इंग्लिश में ही लिखनी होती है, लेकिन मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको समझने के लिए कर दिया है कि थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो जाहिर सी बात है कि इमीडिएट फीडबैक सबसे अच्छी चीज़ है कि ओरल कम्युनिकेशन आप मौखिक तरीके से संचार करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप फीडबैक प्राप्त करेंगे, हाँ भाई ये जल्दी करो, तो उधर से रिप्लाई आया कि नहीं मैं नहीं कर सकता या फिर कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी चीज़ होगी तो आपको जाहिर सी बात है ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद से इसमें कहिए कि गुप्तता होती है, यानी कि जो भी चीज़ आप बात कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से करें या फिर फेस टू फेस आकर के करें, तो उसमें गुप्तता रहती है कि हाँ वो चीज़ कहिए कि एक तरीके से लीक नहीं होगी, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन इसमें हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें करिए कि कॉस्ट की भी सेविंग होती है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि ओरल कम्युनिकेशन हुआ तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वहीं पे आप थोड़ा बहुत बातचीत करके फिर उसको समझ सकते हैं। लेकिन वही अगर दूसरे वे का कोई दूसरा कम्युनिकेशन होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको, अब जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे ही आप बात करते हैं, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन एक तरीके से कह लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपको समझाने के लिए कई बार टाइपिंग करनी पड़ती है, कई सारी मेहनत लगते हैं, बार बार टाइपिंग करनी पड़ती है, फिर भी वो नहीं समझ पाता है। वही ओरल कम्युनिकेशन में आप आसानी से सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, लेस कॉस्टली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यही आपका यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हुआ है कि देयर इज हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन ओरल कम्युनिकेशन एज इट इट्स इंटरपर्सनल, ठीक है। फिर दूसरा है देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन ओरल कम्युनिकेशन, और तीसरा है द फीडबैक इज स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। काफी सिंपल वे में, काफी आसान भाषा में आपको दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो संरक्षण में आसान होता है, स्पष्टता और स्पष्ट समझ में आता है, अस्थायी रिकॉर्ड होता है। अस्थायी रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप रिटेन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं या फिर जो भी चीज़ लिख रहे हैं, तो वो एक तरीके से अस्थायी आपका क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, हमेशा के लिए रह जाता है। प्रेजेंटेशन को आसान बनाता है, जाहिर सी बात है कि आप जो भी चीज़ें रिटेन कम्युनिकेशन करेंगे तो कुछ आपके पास भी स्किल बढ़ती रहेगी, यहाँ लिखने का तरीका भी मालूम रहेगा, या फिर जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उसको आसान बना देगा। कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, समय और धन की बर्बादी नहीं होती है, इसमें ज़्यादा आपके समय और धन की बर्बादी नहीं होती है। हालांकि ओरल कम्युनिकेशन की अपेक्षा बात करें तो इसमें थोड़ा सा समय की बर्बादी होगी, जो आप लिखेंगे, लिख के भेजेंगे या फिर रिटेन कम्युनिकेशन के थ्रू, लेकिन इसमें भी ये इस चीज़ को देखते हुए जो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी अगर एडवांटेज पूछा तो इसमें भी आपकी समय और धन की बर्बादी नहीं होती है अन्य किसी और ओरल जो कम्युनिकेशन है उसकी अपेक्षा, ठीक है। विकृति की कम संभावना और छवि बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर। चलिए मैं क्वेश्चन पहले आपको दिखा दूँ। अब बैरियर तो काफी आसान है, बैरियर में तो आपको कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय बैरियर्स, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है जैसे कि तैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। फिर डी वाला है व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर्स, और ई वाला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सी डी ई तीनों हम एक एक करके देखते हैं, काफी सिंपल और काफी आसान वे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हिंदी में मैंने करके दिया है कि संचार बाधाओं में कुछ भी शामिल हो सकता है। यानी कि संचार बाधाओं में जब आप संचार करते हैं तो उसमें कुछ भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं बाधा के रूप में, रुकावट के रूप में, जो संचारकों को सही समय पर सही व्यक्ति को सही संदेश देने से रोकता है या अक्षम करता है। यह रिसीवर को सही समय पर सही संदेश प्राप्त करने से रोकता है। जाहिर सी बात है कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई सूचना किसी के पास भेजना हो, अब मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, अगर वो उधर डाटा ना खुला हो तो जाहिर सी बात है वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा सही समय से सही वक्त पे, और आपको जो मैसेज सही समय से देना था वो आप नहीं दे सकते। तो इसी को कहते हैं बाधा या फिर रुकावट। या फिर मान लीजिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उधर का मोबाइल ख़राब हो या फिर कोई और समस्या हो उसमें, तो इस तरीके से भी। या फिर कहिए कि आपको हिंदी आती है, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, और उसको कोई और लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज के भी कह लीजिए कि मिसकॉन्सेप्ट से आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो रुक जाएगा। तो यही चीज़ें दी हुई है यहाँ पे इंग्लिश में कि कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन इंक्लूड एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिजेबल्स कम्युनिकेटर्स टू डिलीवर द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम और ए रिसीवर टू गेट द राइट मैसेज एट द राइट टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है एक तरीके से। तो इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि आप किसी दूसरों को सही से सुन नहीं पाएंगे। या फिर कह लिए कि आपका मोबाइल, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आपके मोबाइल का मान लीजिए कि स्पीकर वगैरह ही खराब है और कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो उधर की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो आप नहीं सुन पाएंगे उसे, तो आपके पास वो जानकारी पहुंचेगी नहीं। फिर कल्चरल डिफरेंस एंड लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको हिंदी आती है, उधर मराठी आती है किसी को, तो अगर कल्चरल डिफरेंस भी होगा, लैंग्वेज वगैरह में डिफरेंस होगा, तब भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैरियर हैं, मतलब कि रुकावट हैं। और ये क्या है कि पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सम बैरियर्स क्या क्या रुकावट पैदा करते हैं कम्युनिकेशन में, तो इसका पॉइंट आउट करना है, इसको लिखना है। तो वही है इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, कल्चरल डिफरेंस एंड लैंग्वेज, बाय सम फॉल्ट इन सिस्टम, जैसे कोई सिस्टम में फॉल्ट हो गया, आप मोबाइल फोन से या फिर ईमेल से या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उससे सिस्टम में फॉल्ट हो गया। या फिर बाय सम इन्वायरमेंटल इशू, कोई इन्वायरमेंटल इशू आ गया, कभी कभी मौसम खराब रहता है तो आप देखते होंगे नेटवर्क की समस्या आ जाती है। तो इस तरीके से भी आपके कम्युनिकेशन में, आपके संचार में बाधा उत्पन्न होती है। आशा करता हूं कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर से नॉइज वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती है, तो किसी चीज़ की जानकारी दी जा रही है तो कोई जानकारी सही से नहीं पहुँच पाती है। फिर इम्प्रॉपर अगर कोडिंग नहीं है तो ठीक है, पुअर लिसनिंग स्किल्स है तो ठीक है, अगर आपकी लिसनिंग जो आप चीज़ें याद किए हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पुअर तरीके से है, अच्छी नहीं है, तब भी आपके कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, जो बैरियर के लिए कि बैरियर क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या था, what should an organization do to overcome its barrier, यानी कि बैरियर को खत्म करने के लिए एक तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। किसी संगठन को अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए कि निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए, यानी कि वही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर, यानी कि किसी संगठन को अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो कौन कौन से प्रयास करने चाहिए भाई, कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कहिए कि कोई डिपार्टमेंट है या फिर आप खुद को ही ले लीजिए, आप कहीं काम करते हैं या फिर किसी आपकी कोई कंपनी है, तो अगर आपके वहाँ पे बैरियर की समस्या आ रही है तो उस बैरियर को दूर करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयास कर सकते हैं। तो कौन कौन सा प्रयास कर सकते हैं, उचित भाषा का आप प्रयोग करेंगे, सही भाषा का प्रयोग करेंगे। जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में 100 लोग हैं, 100 लोग में 80 लोग आपकी हिंदी जानते हैं और 20 लोग कहिए कि दूसरा कोई लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो आप ज़्यादा हिंदी को प्रेफरेंस देंगे। तो उचित भाषा का प्रयोग करना, प्रतिक्रिया देना, यानी कि फीडबैक देते रहना, एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंस, कर्मचारी का सम्मेलन होना, क्रिएट ए कम्युनिकेशन प्लान, एक संचार योजना बनाना, बेहतर नेतृत्व यानी कि गुड रिलेशनशिप, फिर रिड्यूसिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अन्य चीज़ें हैं, उसको कहिए कि कम करना या फिर दूर करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन का कहिए कि एक संरचना होना, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन, पारस्परिक संबंधों में सुधार करना, जो भी पारस्परिक चीज़ें हैं उसमें सुधार करना। तो ये क्या करिए कि ये चीज़ें अगर आप सही तरीके से करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी डिपार्टमेंट में, तो जो आपके बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बाधा रुकावट का आपकी कम्युनिकेशन में कम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आउट क्वेश्चन है। तो सरल शब्दों में, यहाँ देखिए हिंदी में दिया है, वही इंग्लिश में दिया है कि सरल शब्दों में ये ऐसे उपकरण हैं जो आपको मैसेजिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस, फोन कॉल और अन्य जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से काम पर अन्य लोगों से बात करने देते हैं। आमतौर पर आपके व्यावसायिक संचार उपकरण जितने अधिक सुव्यवस्थित होंगे, जितने अधिक अच्छे होंगे, सही तरीके से सुटेबल होंगे, उतना बेहतर आपका होगा कम्युनिकेशन करने में। वही दिया गया है इन सिंपल टर्म्स। ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि इसका डिफिनेशन क्या हुआ, फिर इसकी बात आएगी कि मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के सब मॉडर्न टूल्स कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे देखिए सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, सैटेलाइट आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल सेलुलर फ़ोन आ जाएगा, माइक्रोवेव सिस्टम आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, टेलीफोन, सेलीफोन, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें एक ही होती है लगभग। फिर मतलब अंतर तो होता है लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं एक ही तरीके की चीज़ होती हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, फैक्स, ईमेल, जीमेल, टीवी, कंप्यूटर, मैसेज। फिर नीचे चलते हैं, मैसेज के बाद से यहाँ देखिए आपका चैट्स हो गया, जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फिर चैट करने के अन्य कई सारे माध्यम हैं, पॉडकास्ट हो गया, लाइव स्ट्रीम हो गया, व्लॉग्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन चैट हो गया, ये आपके मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप ज़्यादातर अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो रहा है तो आप तो ये सारी चीज़ें लिख ही सकते हैं कि सेटेलाइट हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, चैट हो गया, मैसेजेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया। अब देखिए ये जो टीवी की बात करें यहाँ पे, तो टीवी से भी तो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप तो सूचनाओं को नहीं भेज पाएंगे, लेकिन जो सूचना वो दे रहे हैं उसको तो आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं टीवी पे, तो ये वन साइडेड कम्युनिकेशन हो गया, है तो कम्युनिकेशन ही, कम्युनिकेशन भी इससे भी हो रहा है, लेकिन ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन तो है। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन हो जाएंगी मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ईमेल का डिफिनेशन बताइए, कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए, हालांकि ये बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप जब आपसे पूछे कि नेम्स ऑफ मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो नाम मेंशन करके उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप। फिर आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल कम्युनिकेशन हो गया जो मशीनरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो आप अपने स्तर से जो भी चाहे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कम्युनिकेशन वाले पार्ट के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के एक आंसर जो आपका कहिए कि एक्टिव, पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको देखना। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, आंसर हम आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें फिक्स चीज़ें होती है कि आप अगर सही से लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, अगर सही से आप नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दूसरे की ए में देखिए कि दिया है चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, यानी कि कभी कभी आपसे ये कोई नॉर्मल सा पार्ट पूछेगा, कोई कहिए कि आपका इंटरगेटिव वाला पूछ देगा या फिर निगेटिव वाला पूछ देगा, इस तरीके से करके पूछता रहता है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। दी टीचर सेड, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो दिया है कि दी टीचर सेड स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कि दी टीचर सेड दैट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, तो टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ नया चैप्टर स्टार्ट करने। तो अब इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा कि दी टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ठीक है। इसका आप देखते चलेंगे, बस सॉल्यूशन देखते चले। दूसरा क्या है, हरी सेड टू राधा व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, हरी सेड मतलब कि हरी ने कहा राधा से व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, तुम क्यों नहीं कल खेले, तो इसका मतलब उसने उससे पूछा, तो हरी आस्क्ड राधा, हरी आस्क्ड राधा व्हाई शी हैड नॉट प्ले द प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, ठीक है। फिर तीसरा है आपका द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन दिस सन, तो इसका क्या हो जाएगा, द फादर ऑर्डर किया ना उसने अपने, कहिए कि ऑर्डर यहाँ पे द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन दिस सन, यानी कि पिता ने एक तरीके से ऑर्डर दिया अपने बच्चे को कि तुम धूप में मत जाओ, तुम बाहर मत जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू गो आउट इन सन। फिर चौथा है द सर्वेंट सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर, तो इसका हो जाएगा द सर्वेंट थैंक्ड द प्रिंसिपल, बस इतना हो जाएगा, द सर्वेंट थैंक्ड द प्रिंसिपल। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट। अब देखिए चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस है ये दिया है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दिया क्या है, द पियोन इज रिंगिंग द बेल, यानी कि जो चपरासी है वो बेल को यानी कि घंटी को बजा रहा है, तो इसको ऐसे लिखना होता है, जो घंटी है वो चपरासी के द्वारा बजाया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, द बेल हैज रंग बाय द पियोन, इसका हो जाएगा द बेल हैज रंग बाय द पियोन। फिर दूसरा है वाई डू योर पेरेंट्स बीट यू, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका वाई आर यू बींग बीटन बाई योर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे दिया है वाई डू योर पेरेंट्स बीट यू, यानी कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों पीटा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि वाई आर यू बींग बीटन बाई योर पेरेंट्स। फिर तीसरे की बात करें, हु हैज ब्रोकन दी कप, यानी कि कप को किसने तोड़ा, हु हैज ब्रोकन दी कप, कप को किसने तोड़ा, तो इसका हो जाएगा दी कप वाज ब्रोकन बाई हुम, दी कप वाज ब्रोकन बाई हुम। और जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसको आपको लगाना जरूर है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए चौथा दिया है डू नॉट डिस्टर्ब दी बेबी, यानी कि बेबी को डिस्टर्ब मत करो, तो दी बेबी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, इसका क्या हो जाएगा, दी बेबी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। अब फिल इन द ब्लैंक्स इसी टर्म में पूछेगा आपसे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। अब कभी कभी ये होता है आपसे
कि आपसे कभी कभी नाउन का चूंकि ज़्यादातर नहीं पूछता है, कभी कभी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का आपसे डिफिनीशन पूछेगा। और इसके अलावा डिफिनीशन के अलावा आपसे एक एक दो एग्जाम्पल कहेगा कि दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द गिवन ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको दिए रहेंगे। ठीक है, और इसी का आपको सुटेबल फॉर्म आपको भरना होता है, कौन सा फॉर्म इसमें रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ ही डैश है, आई शैल गिव हिम माई बुक, आई शैल गिव हिम माई बुक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कम्स, क्या हो जाएगा आपका कम्स। इफ ही कम्स आई शैल गिव हिम माई बुक। फिर दूसरा है आई हैव डॉट 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 माई होमवर्क, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई हैव। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा आई हैव, और इसके बाद से क्या हो जाएगा विल गो, नहीं फिनिश दिया है यहाँ पे, फिनिश्ड हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिर दिया है द प्राइम मिनिस्टर टू आगरा डैश 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 टू आगरा, यहाँ पे गो दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल गो हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू आगरा टुमारो। ठीक है, क्या हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू आगरा टुमारो, गो का विल गो हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा दिया है माई फादर वेरी डिसप्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे इज बी है, तो इसका इज हो जाएगा माई फादर इज वेरी क्या है डिसप्लीज, माई फादर इज वेरी डिसप्लीज। इसको आप जरूर देखेंगे अपने स्तर से भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और फिक्स मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, एक एक नंबर में मिल ही जाएंगे आपको, मतलब कि सही से करते हैं तब। फिर आपको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि यहाँ पे आपका कहाँ पे इन्वर्टेड कामा रहेगा, कहाँ पे कामा रहेगा, कहाँ पे सारी चीज़ें क्या रहेंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा हरी विल यू डिसोबाय योर ऑन फादर सैड हिज मदर ही इज ओल्ड एंड काउंट्स अपॉन योर हेल्प। तो अब इसको कैसे करना है, तो ये आपका हो जाएगा डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा पहले से। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा में हरी, फिर आपका नीचे कामा रहेगा, हरी से मतलब कहा जा रहा है विल यू डिसोबाय। अब इसके बाद से यहाँ पे फिर से आपका डिसोबाय के बाद से योर ऑन फादर रहेगा, योर ऑन फादर। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, योर ऑन फादर आप लिख दिए। फिर यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा आपका बंद हो जाएगा। फिर सैड हिज मदर, यहाँ पे फिर से रहेगा सैड हिज मदर, और सैड हिज मदर के बाद से फिर से आपका इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होगा, डबल इन्वर्टेड कामा ही इज ओल्ड एंड काउंट्स ऑन योर हेल्प, और फिर से हेल्प के बाद से आपका फुल स्टॉप रहेगा और फिर से डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा। काफ़ी सिंपल होता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको इंग्लिश समझना पड़ता है, समझ के उसके हिसाब से ही आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। ये आपको पैसेज पढ़ना होता है और इसी में ये जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में सारी चीज़ें रहनी होती है। थोड़ा एक दो बार तीन बार आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको उसी में अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में सारी चीज़ें अवेलेबल है। फिर राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपको इसका विलोम शब्द लिखना होता है। अब विलोम शब्द देखिए, ये जो आपके नंबर होते हैं एक एक नंबर वाले फिक्स नंबर होते हैं। मैंने आपको कहा कि अगर इसमें आपकी गलती होती है तो ये नहीं कि आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स नंबर होता है, अगर आप सही लिखते हैं तो मिलेगा, गलती लिखते हैं तो नहीं मिलेगा। अब इसमें दिया क्या है कंफर्ट, यहाँ पर सॉरी कंफर्ट, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंफर्ट दिया है तो कंफर्ट का क्या हो जाएगा आपका ग्रीफ हो जाएगा, एंटोनिम्स का है तो। स्लोली का क्या हो जाएगा क्विकली, स्लोली मतलब धीमे धीमे, क्विकली मतलब आपका फास्ट हो जाएगा तेजी से। फिर आपका राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द इसका लिखना है, पीजेंट्स हो जाएगा तो पीजेंट्स का आपके क्या होता है फार्मर हो जाएगा, पीजेंट्स मतलब फार्मर होता है। ठीक है, फिर रुइन हो गया नष्ट करना शायद, तो इसका हो जाएगा आपका डीके हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा होता है। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दिखा राइट ए कंपोजिशन बेस्ड ऑन द पिक्चर, ये आपको एक कंपोजिशन देगा, पिक्चर की सहायता से आपको एक तरीके से लिखना पड़ता है कि इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। जैसे कि यहाँ पे गांव की महिलाएं बैठी हैं, कोई मीटिंग हो रहा है, कोई नोटिस जारी हुई है, या फिर एक टीचर पढ़ा रही है सभी बच्चों को बैठा करके या फिर सभी लोगों को बैठा करके, इस तरीके से आपको पिक्चर की सहायता से। और इसमें अथवा में रहता है आपको पैराग्राफ, तो बच्चे पैराग्राफ ही करते हैं, तो पैराग्राफ में आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सुटेबल लगे, एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा पैराग्राफ का। फिर आपका नोटिस राइटिंग होता है, और कभी कभी आपसे जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन हो गया आपका, ठीक है, या फिर प्रनाउन तो नहीं देता है, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन। ठीक है, इसका आपसे डिफिनीशन पूछ लिया जाएगा, और डिफिनीशन के अलावा आपसे कहा जाएगा कि इसका डिफिनीशन भी लिखिए और इसके दो एग्जाम्पल्स लिखिए, वो आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको आप जरूर देखेंगे। और ये रही बात ये नोटिस की, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और जो आपका पैराग्राफ की बात रही तो एक मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा पैराग्राफ के रिगार्डिंग, कि आप पैराग्राफ देख लेंगे किस तरीके से लिखना है। और जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, थोड़े आउट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको एक और लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। और इन सारी चीज़ों का ये जो पीडीएफ दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप अपने स्तर से सारी चीज़ों को देख लेंगे, और जो भी इसमें नोटिस वगैरह है सारी चीज़ों के पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, कैसे कैसे आपको नोटिस लिखना होता है, क्या तरीका होता है। नोटिस के बारे में हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान वे में, तो इन सारी चीज़ों का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।